हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी से। ये जयप्रक्रम बायो का आपका छठा चैप्टर है। ये बायो में आता है और ये जयप्रक्रम चल रहा है। इसकी मैं इससे पहले 3 वीडियो दे चुका हूँ। ये आपकी आज चौथी वीडियो में देने जा रहा हूँ। पूरे चैप्टर को मैंने क्रमबद्ध तरीके से लिया है। इसको नोट्स आप समझ के और नोट्स बनाए। तो आज हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने श्वसन के बारे में बताया था कि श्वसन क्या होता है। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र यानी कि कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन से अंग भाग लेता है, उसके बात करेंगे। तो इसमें मैंने जैसे डायग्राम बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पहले आप ये नली बनाइए इस तरह से, और इसमें 2 लिफाफे होते हैं। जो हमारे वक्ष होता है, वक्ष के दोनों और 2 फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। 2 फेफड़ों में जो ऊपर होता है ये इसका भाग, इसको कंठ कहते हैं। कंठ माने आप जानते हैं गला। और उसके नीचे जो है ये आपकी श्वास नली होती है। ये होती है श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली से ही 2 नलियां और निकली होती हैं जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी कहते हैं। अब देखिए, अब मैं राइट और लेफ्ट का डायग्राम बताऊंगा। जिस तरह से ओपन है तो ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो इस साइड में राइट होगा और इस साइड में लेफ्ट होगा, अर्थात दायां। तो इसको हम इधर कहेंगे दाई। ये दायां भाग है तो दाई श्वसनी है। ये जो नली है ये दाई श्वसनी कह सकते हैं या श्वस नली भी कह सकते हैं। दाई श्वसनी, दाई श्वसनी। और ये आपकी वायु श्वसनी है। ये जो नली है वायु श्वसनी, ठीक है। ये आपके 2, तो पहले कंठ, श्वास नली और ये 2 श्वसनियां। इसी से ये फेफड़े होते हैं। ये हमारा दायां है तो इसको हम लिखेंगे दायां फेफड़ा या दायां फुफ्फुस। दायां फेफड़ा या फुफ्फुस। फुफ्फुस, फेफड़े को फुफ्फुस भी बोलते हैं। दायां फेफड़ा, फुफ्फुस या आप फेफड़ा भी कह सकते हैं। और इधर आपका बायां फुफ्फुस, ये जो है आपका ये है बायां फुफ्फुस। बायां फुफ्फुस या फेफड़ा। इसमें बीच में बहुत छोटी छोटी सी बहुत सारी जो देखें कोशिकाएं जैसी होती हैं, तो इनको हम कूपिकाएं कहते हैं। ये होती हैं कूपिकाएं। कूपिकाएं, और कूपिकाओं को इन्हें हिंदी में वायु कोश भी कहते हैं। इनको आप वायु कोश भी कहते हैं, वायु कोश। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से कर लें। और श्वसन तंत्र के बारे में आता भी है। इसमें क्या है, श्वसन में जब हम भोजन खाते हैं, आपको पता है जब हम भोजन खाते हैं और सांस लेते हैं तो क्या होता है, भोजन का अपघटन होता है। यानी कि जब भोजन, इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो मेरी तीसरी वीडियो है, भोजन में जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस मिलती है हमें, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलने के बाद में क्या होता है, भोजन का अपघटन होता है। अपघटन होने के बाद में ये भोजन यानी कि जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल को इससे मिलती है और इस प्रकार से इसका अपघटन होकर भोजन यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है तथा कुछ ऊर्जा मिलती है। इससे पहले ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कंठ, श्वास नली और दाई श्वसनी और बाई श्वसनी, फुफ्फुस बायां और दायां, और ये प्रकार होते हैं। इसी में जो वलय होते हैं ये उपास्थि होते हैं। ये जो वलय होते हैं ये उपास्थि वलय होते हैं। किसमें होते हैं, इसको हम उपास्थि वलय कहेंगे। उपास्थि वलय, ये उपास्थि वलय होते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि जब भोजन को ऑक्सीजन मिली, भोजन को ऑक्सीजन मिलने की क्रिया को इसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण होता है और होने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में यानी परिवर्तित हो जाता है। इसमें टूट जाता है और ऊर्जा में परिवर्तित। अच्छा, इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से मिलती है, तो हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। आपको पता है कि
पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और ऑक्सीजन जो है हरे पौधे देते हैं। हरे पौधों के लिए आपको पता है कि इसकी हमने एक दूसरी प्रक्रिया बताई थी कि श्वसन में क्या होता है, हरे पौधे यानी कि वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं और जल लेते हैं, और जल लेने के बाद में ये सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं पौधे, और पौधे का रंग हरा होता है तो कि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। और इसके बाद में यहाँ पर यानी कि भोजन बनता है, क्या बनता है, भोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। भोजन गैस को मंड कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज भोजन या मंड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये जो ऑक्सीजन है ये हरे पौधों में होती है चूंकि, और हरे पौधों से कहाँ मिलती है, यानी कि जब हम खाते हैं तो हमें वहां से हरे पौधों के द्वारा इनकी ऑक्सीजन वायुमंडल होती है, वायुमंडल से हमें भोजन इनके हम खाते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया में होती है। अच्छा, इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, आपको समझाया होगा इससे पहले। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अच्छा, श्वसन जो है अगर देखा जाए तो दो प्रकार से होता है, एक बाह्य श्वसन होता है और एक अंतः श्वसन है। तो श्वसन जो है वो दो प्रकार से होता है। नंबर ए है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और दूसरा होता है अंतः श्वसन, नंबर बी अंतः श्वसन। श्वसन की दो क्रियाएं होती हैं, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब आपको मैं बाह्य श्वसन की विस्तृत जानकारी दूंगा। देखिए नेक्स्ट है इसके नंबर ए बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी श्वसन। देखिए होता क्या है, हम जितने भी सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, हम जितने भी जीव जंतु होते हैं पौधों को छोड़कर सभी वायुमंडल से सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके और कोशिकाओं तक पहुंचता है, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन ली और वो हमारी सेल्स तक पहुंचना, यही बाह्य श्वसन कहलाता है। अर्थात जितने भी जीव हैं, जो जंतु हैं, हम हैं, मनुष्य हैं, ये सब बाह्य श्वसन की क्रिया करते हैं। कैसी क्रिया करते हैं, बाह्य श्वसन, अर्थात सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, इसे हम बाह्य श्वसन के अंतर्गत लेते हैं। ये इसकी डिजाइन हो गई। अब है देखिए, जो वायुमंडल है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की और जंतुओं ने ली। वायुमंडल से ऑक्सीजन जंतुओं में श्वसन अंगों द्वारा होती है। तो इसमें आप श्वसन अंग अगर देखें तो जैसे मछली है, मछली में क्लोम श्वसन अंग होते हैं। मछली में क्लोम, इनको आप गिल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, गिल्स यानी गिल्स होते हैं। और अगर आप पक्षियों में देखेंगे स्तनधारियों में तो इसमें फेफड़े या इनको लंग्स कहते हैं, इनके लंग्स होते हैं। और इसी प्रकार से कीटों में ट्रेकिया आदि श्वसन अंग होते हैं। अब श्वसन अंग के कुछ श्वसन अंग यानी कि जो श्वसन बाह्य श्वसन क्रिया है वो निम्नलिखित पदों में होती है, यानी कि इसकी जो क्रिया है श्वसन बाह्य श्वसन है ये निम्न पदों में होता है। जैसे नंबर एक, इसके पद हैं बहुत सारे, यानी कि पद या क्रम हम कहेंगे। देखिए श्वसन अंग की क्रिया, सबसे पहले श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, ब्रीथिंग माने सांस लेना। सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आप देखें कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना वायु और रुधिर के बीच गैसों का एक्सचेंज, यानी कि जो वायु है और हमारे ब्लड द्वारा ऑक्सीजन लेना CO2, यानी कि ये एक्सचेंज होता है, अर्थात एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड स्टेप है इसका। दूसरा स्टेप है आपका गैसों का, वायु व रुधिर के बीच गैसों का विनिमय माने एक्सचेंज होना। वायु से ऑक्सीजन ली, रुधिर में मिली और वो जो है फिर गैस का एक्सचेंज हो गया। इसके बाद में यहाँ से आप देखें ये वाले जो रुधिर मिल गया, इससे यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट, ब्लड द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ देखा जाए एक रियल यानी कि ऑक्सीजन से CO2 में कन्वर्ट हुआ, CO2 से ऑक्सीजन मिलती है, रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन होती है, इसको आप एक्सचेंज भी कह सकते हैं। ये इनके एक्सचेंज होता है, क्या होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है।
उसके बाद में जो ऑक्सीजन ब्लड में हमारी आ जाती है, ऑक्सीजन ब्लड में आती है, तो जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी, ऑक्सीजन जो है ब्लड में होती है, किसमें होती है? ब्लड में ऑक्सीजन घुलने के बाद में ये कहाँ पहुंचती है? सेल्स में पहुंचती है। सेल्स माने कोशिकाएं जो भी होती है उनमें पहुंचती है, यानी कि ब्लड द्वारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में पहुंचती है, और उसके बाद में ये रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है। और इसके बाद में ये यानी कि जो ब्लड होता है, इसमें आप अगर यहाँ से देखें तो जो ब्लड होता है, ब्लड ये यानी कि ऑक्सीजन और CO2 लेके, O2 और CO2 लेकर ये चलता है, और O2 CO2 लेकर ये टिश्यू सेल्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल्स माने होता है ऊतक, यानी कि ऊतकों में पहुंचता है। आप यहाँ से समझिए कि जो यहाँ से ब्लड में जो आया है, जो ब्लड है आपका ब्लड, और ब्लड में जो है ये फिर टिश्यू सेल्स में यानी कि ऊतक में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? ऊतक, ऊतक कोशिकाओं में पहुंचता है। ऊतक कोशिकाओं में यानी कि जो O2 है, O2 और CO2 दोनों ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, और ऊतक कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में यानी कि ये CO2 फिर से यानी कि टिश्यू जो ऊतक है, ये जो ऊतक है यहाँ पर ऊतक में पहुंच गई, और ऊतक से यानी कि ब्लड द्वारा ये CO2 ऊतक से, यहाँ पे देखिए, ऊतक से जो CO2 है ब्लड द्वारा CO2 जाती है, ब्लड द्वारा CO2 फिर से यहाँ पर आ जाती है, और ये क्रिया बार बार चलती है। ऐसी क्रिया को हम प्रहार श्वसन की क्रिया कहते हैं। द्वारा आप समझिए, श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग की क्रिया है। इसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। वायु व रुधिर के बीच गैसों का विनिमय होता है। वायु यानी कि रुधिर में घुली, हमारे फेफड़ों में गई, रुधिर में घुली और उनमें एक्सचेंज हुआ। बाद में जो ऑक्सीजन हमें यानी कि मिली, जो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। एनर्जी मिलने के बाद जब गठन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और तीसरा स्टेप इसका ये है कि ऑक्सीजन परिवहन, जो ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन जो घुली हुई है ये ब्लड द्वारा सेल्स में पहुंच जाती है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें पहुंच जाती है। और जो सेल्स, इसमें रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच फिर गैसों का एक्सचेंज होता है, तो जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन और CO2 दोनों ऊतक कोशिकाओं में पहुंचकर CO2 का परिवहन करते हैं। CO2 ऊतक में पहुंचकर फिर से ये श्वासोच्छ्वास यानी कि फिर से, अब आप देखें CO2 कहाँ, फिर CO2 को प्लांट ले लेंगे, कौन लेंगे? प्लांट, और प्लांट फिर जो है ये हम O2 को हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से पूरी प्रहार श्वसन की क्रिया है। आगे सेकेंड इसका मैं आपको अंतः श्वसन के बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, ब्रीथिंग की क्रिया है, ये क्रिया दो पदों में होती है। नंबर 1 निःश्वसन, मीन्स सांस को अंदर लेना, जैसे आपने निःश्वसन, और दूसरा निःश्वसन बाहर निकालना। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक बंद करके, ये दो क्रियाएं होती हैं। आप देखें, निःश्वसन माने सांस को लेना, इनहेल करना, और निःश्वसन माने एक्सहेल करना, बाहर निकालना। अर्थात निःश्वसन माने इंस्पायरेशन, क्या, जो वायुमंडल में शुद्ध वायु होती है उसको हम फेफड़ों द्वारा लेते हैं, और जब फेफड़ों में हमने ली तो पेशियां क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। यानी फेफड़ों में जब लेते हैं तो पेशियां सिकुड़ जाती हैं, और जो पसलियां, जो हमारी डायफ्राम की पसलियां हैं, ये फूल जाती हैं। ऐसे देखें तो ये जो क्या है फूल जाना, और डायफ्राम का चपटा होना। नीचे हमारा डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है यूं करके, ठीक है, चपटा हो जाना होकर नीचे चला जाता है, और पसलियां ऊपर खिसक जाती हैं। वक्षवाह का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि जो सीना है हमारा वो चौड़ा हो जाता है, और ऑक्सीजन फेफड़ों में आने के बाद CO2 यानी कि वायु कोशों द्वारा बाहर निकल जाती है।
इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है हमारा निःश्वसन माने एक्सपायरेशन, माने एक तो क्रिया लेना और दूसरी छोड़ना। उसमें क्या है, CO2 जो हमारे वायु कोशों में है वो CO2 क्या होता है, फेफड़ों से बाहर निकलती है। जब फेफड़ों से बाहर निकली तो पसलियां व डायफ्राम क्या होगा, सामान्य हो जाता है, जैसे था वैसे हो जाता है, सिकुड़ना नहीं कहेंगे, मतलब जो स्थिति में था उसी में हो जाता है। और बक्षुआ हमारा फिर कम हो जाता है, मैंने पहले बताया जैसे सांस ली हमने उसका छोड़िए तो ये छोटा हो गया, कहने का मतलब बक्षुआ कम होना। डायफ्राम ऊपर ऊपर उठ जाता है, सामान्य स्थिति में आ जाता है, और CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वसन और निःश्वासन ये दोनों क्रियाएं श्वासोच्छ्वास में आती है। अगला जो दूसरा है वो अंतःश्वसन, मैं दूसरा पॉइंट बताऊं। देखिए बी जो दूसरा पॉइंट है ये आता है अंतःश्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। इसमें देखिए हम इस श्वसन में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया निम्न दो पदों में होती है। नंबर 1 होता है ग्लाइकोलाइसिस और नंबर 2 क्रेब्स चक्र। इस पे दोनों पे शॉर्ट नोट आ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स चक्र पर कोई ना कोई एक शॉर्ट नोट आता है 1-2 नंबर में। तो आप देखें ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो होता है इसमें यानी कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है, जो सेल के अंदर जो द्रव्य होता है, सेल वॉल यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 10 अणु जो होते हैं वो 2 लॉस होते, 8 अणु ATP के बनकर ATP का निर्माण होता है। इसमें पायरुविक अम्ल का क्रिया होती है, यानी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। दूसरा है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या है कि क्रेब्स साइकिल बोलते हैं इसे। पायरुविक अम्ल जो बना, ये पायरुविक अम्ल पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जब पूर्ण ऑक्सीजन इसे मिलती है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम ऑक्सीय वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें 24 अणु ATP अणुओं का निर्माण होता है, 24। दूसरी क्रिया पायरुविक अम्ल जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो उसमें C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहते हैं। और 2 अणु इसमें ATP के बनते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें गृह कार्य करना है। तो गृह कार्य में आप जो आपने श्वसन यानी श्वसन तंत्र का पूरा वर्णन करना है, श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। श्वसन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, चित्र। और यानी कि इसमें जो बाह्य और अंतः श्वसन के बारे में तथा श्वसन के प्रकार भी करना है। तो श्वसन के प्रकार, ये 2 काम आपको गृह कार्य में करना है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो है अगला मैं जो हर परिवहन है यानी कि परिवहन या वहन, वो अगली वीडियो में 5वीं वीडियो में लेके आऊँगा। इसके लिए आप अंत तक वीडियो को दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और दोस्तों तक पहुँचाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।